Good morning, everybody. I think all of you feeling well. In the last class, we have studied about the blood circulatory system of human. This chapter is started in the last class. Is that right? देखिए, पिछली कक्षा में हमने आपको 24 चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र, और आपको बताया कि मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र वाले चैप्टर में हमने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, जिनमें पहला बिंदु पढ़ाया था मीनिंग ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा बिंदु हमने पढ़ाया था टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, और आपको दो प्रकार बताए थे, खुला और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। सबसे अंत में हमने आपको कंपोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में आपसे हल्की सी चर्चा आपको उस वीडियो में की थी। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, इस पर आपसे हमने चर्चा की थी। ठीक है, और हम जहां तक आपसे बात कर चुके हैं उसका हमने आपको फ्लो डायग्राम आपको वहां तक बता दिया। ठीक है, आज हम यहां से आगे क्या करेंगे, ब्लड के कंपोजिशन पर आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए आइए देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन या केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड। लेसन नंबर 24 चैप्टर का नाम है, और नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का परिसंचरण तंत्र। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, और वो टॉपिक रहेगा आज का हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर का संगठन। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रुधिर का संगठन। देखिए, रक्त के बारे में हमने आपसे कुछ बातें की थी लास्ट क्लास में। हमने बताया कि रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड पर जो हमने आपसे चर्चा की थी और आपको बताया था कि ब्लड जो होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, कैसा ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिक्विड या तरल संयोजी ऊतक होता है। यह कैसा होता है, श्यान तरल होता है, यानी कि रुधिर जो होता है वो किस प्रकार का तरल होता है, श्यान तरल होता है। आपको मैंने बताया कि एक मनुष्य में, ठीक है, एक स्वस्थ और वयस्क मनुष्य में लगभग 5 लीटर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं मनुष्य के भार का लगभग 8% क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। हमने आपको बताया था रक्त का अध्ययन, ठीक है, किसमें किया जाता है, देखिए हेमेटोलॉजी, देखिए दो शब्दों से मिलकर के बनाया है, हेमेटो प्लस लॉजी। हेमेटो का अर्थ होता है ब्लड, लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। स्टडी अबाउट ब्लड इज दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजी, जिसमें रक्त का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का अध्ययन करने क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में किया जाता है, हेमेटोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, तो हेमेटोलॉजी क्या है, तो जिसमें रक्त का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्टडी अबाउट ब्लड दैट इज नोन एज हेमेटोलॉजी। इज इट क्लियर? देखिए, हमने आपको बताया था इसका क्या फ्लो चार्ट के बारे में आपसे बात की, और आपको हमने बताया कि मानव का जो रुधिर होता है उसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग है जिसको आपको हमने बताया था प्लाज्मा, और दूसरा हमने आपको बताया था ब्लड कार्पस, जिनको बोलते हैं रुधिर कणिकाएं।
अभी हम आपको प्लाज्मा पे भी चर्चा करेंगे, उससे पहले हम आपको एक बार चार्ट बता दें, क्योंकि हम आपको पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ब्लड कार्पल जो होती हैं, रुधिर कणिकाएं होती हैं, वो 3 प्रकार की होती है। आरबीसी, जिसको इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु कहते हैं। दूसरी जो होती है उन्हें डब्ल्यूबीसी या उन्हें ल्यूकोसाइट या उन्हें क्या कहा जाता है, श्वेताणु कहा जाता है। और तीसरी जो होती है उन्हें बिंबाणु या इन्हें क्या कहा जाता है, प्लेटलेट्स के नाम से क्या है, जाना जाता है। प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया आरबीसी और प्लेटलेट्स के कोई प्रकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी होती है, वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक कणिकीय होती है जिसको बोलते हैं ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी या ग्रेनुलर लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट जिसको बोलते हैं एकणिकीय। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, कणिकीय और एकणिकीय। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट या नॉन ग्रेनुलोसाइट के नाम से जानते हैं। ग्रेनुलोसाइट जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। ये हम आपको फ्लो चार्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम इनका रुधिर के संगठन में इन सभी का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में हम बात करें 3 होते हैं। एक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, दूसरी होती है बेसियोफिल्स और तीसरी होती है इओसिनोफिल्स के नाम से जाना जाता है। एकणिकीय जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जो हम आपको बता चुके हैं। पहला है मोनोसाइट और दूसरा आपको हमने बताया था लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हम आपको फ्लो चार्ट लास्ट क्लास में बता चुके हैं। हमने आपको बताया रुधिर के आयतन का 55% क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है। रुधिर के आयतन का कितना % प्लाज्मा पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है। और रुधिर के आयतन का 45% क्या पाई जाती है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होती है उनकी मैंने आपसे बात की थी कल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, यानी कि आपको बता दूं 65% डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है, कणिकीय प्रकार की पाई जाती है, और 35% एकणिकीय प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। कणिकीय को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसको हम बता चुके हैं कि न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना % होता है, 62.5% होता है। ठीक है, सॉरी 62% होता है। बेसियोफिल जो होता है उसकी मात्रा 0.5% होती है, और इओसिनोफिल्स की कितनी मात्रा होती है, 2.5% होती है। टोटल मिलाकर के देखें तो 2.5 + 0.5 = 3 एंड देन यू विल ऐड इन 62, इट मींस 65%। एकणिकीय प्रकार की जो होती है वो मोनोसाइट 5% होती है और लिम्फोसाइट 30% होते हैं। इस तरीके से टोटल 30 + 5 बराबर कितने % होती है, 35% होती है। हम आपको शायद प्लाज्मा पे भी आपसे हम चर्चा कर चुके हैं, और प्लाज्मा को हम एक बार फिर जल्दी से, यानी कि हम आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं, इसलिए लास्ट क्लास का हम यहाँ पे दौरान कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आपको हमने बताया कि जो प्लाज्मा होता है वह रुधिर का कौन सा भाग होता है, तरल भाग होता है, या हम कह सकते हैं रुधिर के तरल भाग को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। मैंने बताया कि जो प्लाज्मा होता है वो हल्का पीले रंग का तरल क्षारीय द्रव पदार्थ होता है। हल्का पीले रंग का तरल क्षारीय द्रव पदार्थ होता है। प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 90% जल पाया जाता है, और 10% इसमें क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इज फाउंड इन द प्लाज्मा। ठीक है, और आपको हमने कार्बनिक में आपको बताया कि कार्बनिक में मुख्य रूप से जो प्रमुख घटक पाया जाता है वो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी मात्रा लगभग 7 से 8% होती है। अकार्बनिक जो घटक होता है जिसमें जल अपघटक होते हैं, जिनकी मात्रा कितनी होती है, 0.9% होती है, 0.9% होती है। ठीक है, ये हम आपसे क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। साथ में हमने आपको बताया कि प्लाज्मा में एक विशेष आयन पाया जाता है जिसका नाम होता है सोडियम आयन पाया जाता है।
या सोडियम आयन किस में पाया जाता है, इसी अकार्बनिक घटक के अंदर क्या है, मुख्य रूप से आयन पाया जाता है। आज जो हम आपसे चर्चा करने वाले हैं वो पहला बिंदु है हमारा प्लाज्मा के प्रमुख घटक एवं उनके कार्य। ठीक है, प्लाज्मा के प्रमुख घटक एवं उनके कार्य, इस बिंदु पर हम अध्ययन करेंगे। परंतु इस बिंदु को हम क्या है, एक चार्ट के जरिए हम आपको इसे समझाने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। किसके जरिए, चार्ट के माध्यम से। तो प्लाज्मा के प्रमुख घटक, ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा एंड इट्स फंक्शन, प्लाज्मा के प्रमुख घटक और उनके कार्य। किनके कार्य, प्लाज्मा के कार्य। आइए देखिए प्लाज्मा के प्रमुख घटक। ठीक है, प्लाज्मा के प्रमुख घटक, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी थोड़ा सा इनका प्लाज्मा के घटक या अवयव, प्लाज्मा के घटक और उनके कार्य व उनके कार्य। प्लाज्मा के प्रमुख घटक और उनके कार्यों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए प्लाज्मा के हमने आपको बताया पहला जो घटक है या पहला जो अवयव है, यहां पे हमने नाम लिख दिया प्लाज्मा घटक का नाम या अवयव का नाम। उस अवयव या घटक की कितनी मात्रा प्लाज्मा में पाई जाती है और उस प्लाज्मा के उस घटक का क्या कार्य है, तो ये तीन बिंदुओं पर यहां पे हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। अभी मैंने आपको रिवाइज किया था कि प्लाज्मा में क्या क्या पाई जाती है। तो प्लाज्मा में एक जल पाया जाता है जिसकी मात्रा मैंने आपको बताई थी 90%। तो पहला घटक क्या है, प्लाज्मा का प्रथम घटक होता है जल, वाटर। ठीक है, और जल की मात्रा कितने % पाई जाती है प्लाज्मा में, 90% पाई जाती है। और जल का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है, देखिए जल जो होता है वो रुधिर दाब का नियमन करने में क्या होता है, सहायक होता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। प्लाज्मा में जो रुधिर यानी कि जल पाया जाता है वो क्या काम करता है, एक तो क्या काम करता है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब के नियमन में सहायक होता है, साथ में रुधिर के आयतन को भी बनाए रखने में या रुधिर के आयतन को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है, या रुधिर के आयतन का भी नियमन करने में क्या होता है, सहायक होता है। रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो मानव के प्लाज्मा में, मानव के रक्त में, प्लाज्मा में जो जल पाया जाता है वो जल क्या काम करता है, मानव के शरीर के अंदर जो रुधिर का जो दाब है उसको नियमन का मतलब उसको नियमित बनाए रखने का कार्य करता है, साथ में ये रुधिर के आयतन को भी बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। और तीसरा कार्य है ये रुधिर के परिवहन में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो ये वाटर क्या है, रुधिर के परिवहन में भी क्या होता है, सहायक होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये तीसरा कार्य हो गया ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है, सर्कुलेशन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। तो प्लाज्मा में पहला घटक होता है जल, जल की मात्रा 90% होती है। ये जल जो होता है वो क्या काम करता है, मानव के रुधिर दाब को तथा उसके आयतन का नियमन करता है तथा परिवहन की क्रिया में क्या होता है, सहायक होता है। दूसरा बिंदु हमने आपसे बात की थी कार्बनिक पदार्थों के बारे में। कौन से पदार्थों के बारे में, कार्बनिक पदार्थों के बारे में आपसे बात की थी। ठीक है, जिनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ऑर्गेनिक कंपोनेंट पर हम बात करते हैं, कंपोनेंट। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक घटकों के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से कार्बनिक घटक इसमें पाए जाते हैं, देखिए कार्बनिक घटक के रूप में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। और इस एल्ब्यूमिन प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो रुधिर में कितने % होती है, 4.5% होती है, 4.5% होती है। और ये क्या काम करती है, हमारे परासरण दाब को उत्पन्न करने का कार्य करती है। ठीक है, रुधिर में ऑस्मेटिक प्रेशर को उत्पन्न करने का क्या करती है, कार्य करती है। तो ओपी, परासरण दाब, ऑस्मेटिक प्रेशर को उत्पन्न करने का कार्य जो किया जाता है वो एल्ब्यूमिन के द्वारा किया जाता है।
ठीक है, तो परासरण दाब को उत्पन्न करने का कार्य एल्ब्यूमिन के द्वारा किया जाता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन, LIN। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और तीसरी जो होती है उसे बोलते हैं गामा। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में प्लाज्मा में क्या पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और कौन सी होती है, गामा होती है। इनकी जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, वो प्लाज्मा में कितने परसेंट होती है, 2.5% होती है, 2.5% होती है। और ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या काम करती है, मानव के अंदर अल्फा और बीटा प्रोटीन जो होती है, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है, वो तो परिवहन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। जबकि ये गामा, ये दोनों प्रोटीन तो किसमें सहायक होती है, परिवहन की क्रिया में सहायक होती है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है, ठीक है। और ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होती है वो मानव के अंदर किसका निर्माण करती है, एंटीबॉडी के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होती है, जो प्लाज्मा में पाई जाती है, वो किसका काम करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में क्या होती है, सहायक होती है। किसमें सहायक होती है, एंटीबॉडी, प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में क्या होती है, सहायक होती है। एंटीबॉडी प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने में क्या होती है, सहायक होती है। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तीसरा जो कंपोनेंट है उस पर हम बात कर रहे हैं। आपको बता दूं, प्लाज्मा में 2-3 प्रकार की प्रोटीन और पाई जाती है, जिसमें एक प्रोटीन का नाम सुना होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है, 3% पाई जाती है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी किसमें पाई जाती है, प्लाज्मा में पाई जाती है, ठीक है, प्लाज्मा में पाई जाती है। और इसका एक मुख्य कार्य होता है क्या, अच्छा, हमारे चोट लग जाती है और चोट लगने पर हमारे शरीर से जब रुधिर का प्रवाह होता है तो उस प्रवाह को ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन उस प्रवाह को रोकने का कार्य करता है, अर्थात मानव के शरीर में रुधिर का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, वो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती है, अर्थात ब्लड क्लॉटिंग की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। इसी तरीके से एक प्रोटीन और पाई जाती है जिसका नाम है, आपको बता दें, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, देखिए प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है वो पाई तो बहुत ही न्यून मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए हम उसकी परसेंटेज मात्रा यहाँ पर लिख नहीं रहे, बहुत ही न्यून मात्रा में पाई जाती है। इसलिए हम आपको बता दें, ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो होती है यह भी मानव के रक्त का थक्के के निर्माण की क्रिया में क्या होती है, सहायक होती है। यानी कि ये भी रुधिर के थक्के के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या होती है, सहायक होती है। कौन सी प्रोटीन हो गई, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इसके अलावा आपको बता दूं, कार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या पाया जाता है, वसीय अम्ल पाए जाते हैं, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, फैटी एसिड पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल भी क्या है, उसके अंदर रक्त के प्लाज्मा में क्या है, पाया जाता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इज आल्सो फाउंड इन प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा के अंदर क्या है, दोनों पाए जाते हैं। इनकी मात्रा बहुत ही कम मात्रा होती है, लगभग 0.05% होती है। और ये क्या काम करती है, एक पोषक पदार्थ के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करते हैं, एक पोषक पदार्थ के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनकी मात्रा भी बहुत ही क्या पाई जाती है, कम मात्रा में पाई जाती है। एमिनो एसिड ये भी क्या है, प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। इनकी मात्रा बता दूं आपको 0.04% होती है। और ये भी पोषक पदार्थ के रूप में क्या होती है, सहायक होती है। ग्लूकोज,
मानव के रक्त में ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ग्लूकोज की जो मात्रा होती है रक्त के प्लाज्मा में, यानी कि मानव के प्लाज्मा में, मानव के रक्त के प्लाज्मा में ग्लूकोज पाई जाती है और ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? 0.1% होती है। ठीक है, और ये भी एक पोषक पदार्थ के रूप में कार्य करती है। इनके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, साथ में कुछ हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो भी किसके अंदर पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर कार्बनिक पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से पदार्थ हो गए? कार्बनिक कंपोनेंट, कार्बनिक घटक हो गए। और सबसे अंत में जो मैं आपको बात कर रहा हूं, तीसरा घटक है जिसका नाम है अकार्बनिक घटक, या अकार्बनिक पदार्थ भी किसमें पाए जाते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में मैं आपको बता दूं, इनकी मात्रा बता रहा हूं सभी की, कितने परसेंट पाई जाते हैं? 0.9% पाई जाती है। ठीक है, और ये अकार्बनिक घटकों के रूप में सबसे पहला आयन पाया जाता है। प्रमुख रूप से जो आयन पाया जाता है अकार्बनिक घटक के रूप में, वो सोडियम आयन पाया जाता है। कौन सा आयन पाया जाता है? सोडियम आयन पाया जाता है। पोटेशियम आयन पाया जाता है। ठीक है, मानव के रक्त के प्लाज्मा में सोडियम आयन पाया जाता है, पोटेशियम आयन पाया जाता है। पोटेशियम के अलावा क्लोराइड आयन पाया जाता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। कौन से आयन पाए जाते हैं? बाइकार्बोनेट आयन पाए जाते हैं। कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, Ca+2 आयन पाया जाता है। मैग्नीशियम +2 आयन पाए जाते हैं। सल्फेट आयन पाए जाते हैं। और ये सभी आयन मानव के रक्त में क्या काम करते हैं? पीएच नियमन की क्रिया में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। रेगुलेशन ऑफ पीएच, रेगुलेशन मीन्स होता है मेंटेन ऑफ पीएच इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में पीएच का जो नियमन किया जाता है, रेगुलेशन किया जाता है, उसको बनाया जाता है, बनाए रखने का जो कार्य किया जाता है, वो इन्हीं सभी आयनों के द्वारा, इन सभी अकार्बनिक कंपोनेंट के द्वारा किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, ये सभी आयन क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी बात की है प्लाज्मा के प्रमुख घटक और उनके कार्य। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा पूरा हो गया है कंपोजिशन ऑफ ब्लड का, और जो हमने आपसे बात की थी वो था प्लाज्मा। और अब हम दूसरा बात करने जा रहे हैं रुधिर कणिकाओं का, क्योंकि हमने आपको बताया कि रुधिर का संगठन जो होता है उसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। ठीक है, देखिए रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स। देखिए ब्लड कार्पल्स क्या है, एम पर बात करते हैं, रुधिर कणिका। ठीक है, देखिए मानव के रक्त में रुधिर कणिकाओं की एक निश्चित प्रतिशतता होती है। ठीक है, यानी कि रुधिर कणिकाओं में, ठीक है, रुधिर में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को ही, या रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को ही, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को ही क्या कहा जाता है? हिमेटोक्रीट कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि हिमेटोक्रीट क्या है, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए शॉर्ट आंसर टाइप 1 नंबर के क्वेश्चन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बायोलॉजी में मैं न जाने कितनी बार बच्चों को 100 मार्क्स दिला चुका हूं। 90 और 100 के बीच में कई बार लाइनें लगी रहती, कई बार नहीं, हमेशा लाइनें लगी रहती हैं। उसका मेनली कारण यह होता है कि बच्चों को मैं पूरी डिटेल से और पूरा फाउंडेशन तैयार करके उनको क्या है, स्टडी कराई जाती है। ठीक है, और उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका तुरंत प्रभाव से उनका समाधान किया जाता है। दूसरी बात है कि उन बच्चों को केवल एक ही बात याद रखनी है कि जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है,
यानी कि जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के जितने सवाल यदि आप सही कर देते हो, अगर इन सभी सवालों को आप हल कर देते हो तो आपके 100 मार्क्स आने की 100% संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप गलत करते हो, इनमें से 2 या 4 क्वेश्चन जब आप गलत कर देते हो तो आप लगभग 90 के एबो मार्क्स तो ले आते हैं, परंतु 100 मार्क्स आप नहीं ला पाते। और 100 मार्क्स लाने के लिए आपको मैंने बता दिया ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों को आप भली भांति क्या करें, याद करें, उनको पढ़ें, इसलिए मैं कोई भी बिंदु आपको छोड़ता नहीं। तो आपको हेमेटोक्रीट आपको सुनना गया होगा, रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को ही क्या कहा जाता है, हेमेटोक्रीट कहा जाता है। परसेंटेज ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड हेमेटोक्रीट। परसेंटेज ऑफ ब्लड कार्पल्स इज कॉल्ड हेमेटोक्रीट। इज इट राइट? रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को ही क्या कहा जाता है, रुधिर कणिका, उन्हें क्या कहा जाता है, हेमेटोक्रीट कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं रुधिर कणिकाओं के बारे में। हमने किसी बच्ची का रुधिर या किसी भी व्यक्ति का रुधिर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, टेस्ट ट्यूब में लिया, तो आप टेस्ट ट्यूब में जब देखेंगे तो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर क्या है, रुधिर कणिकाएं आपको तैरती हुई दिखाई देंगी। इस रुधिर के अंदर प्लाज्मा के साथ रुधिर कणिकाएं क्या है, तैरती हुई आपको क्या है, दिखाई देंगी। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं कि रुधिर के आयतन का, ठीक है, रुधिर के आयतन का 45% क्या पाई जाती है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। मैंने बताया रुधिर के आयतन का 55% प्लाज्मा पाया जाता है, रुधिर के आयतन का 45% क्या पाई जाती है, रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इज इट क्लियर? देखिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करूंगा, ठीक है, और उनको आपको याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसमें से इस चैप्टर में बहुत सारे शॉर्ट आंसर टाइप प्रकार के क्वेश्चन क्या हैं, बनेंगे। अब हम आपको बता दें कि रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ ब्लड कार्पस, ठीक है, पहली होती है आरबीसी, जिनको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। इनको हम रक्ताणु भी कह सकते हैं, या इनका एक दूसरा नाम है इंग्लिश में इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। दूसरी जो होती है उन्हें डब्ल्यूबीसी, पूरा नाम है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इनको हम श्वेताणु भी कह सकते हैं, या इनका एक और भी नाम है इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है, CYT। तीसरी प्रकार की जो होती है उनको क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, प्लेटलेट्स, या इन्हें क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, या इन्हें बिंबाणु के नाम से भी इन्हें क्या है, जाना जाता है। आज हम आपको केवल आरबीसी ही हम पढ़ा पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आरबीसी भी एक बहुत बड़ा क्या है, टॉपिक है, इसलिए हम आपको आज आरबीसी पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लाल रुधिर कणिका, जिन्हें हम रक्ताणु या जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट के नाम से उन्हें क्या है, जाना जाता है। आरबीसी, या हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट, ठीक है, या इन्हें रक्ताणु भी हम कह सकते हैं, रक्ताणु। ठीक है, देखिए हम इनके बारे में कुछ सामान्य बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, वेयर इज आरबीसी सिंथेसाइज इज ह्यूमन बॉडी और फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी। मानव में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा के अंदर होता है।
ठीक है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि लाल रुधिर कणिकाओं का आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। जो ज्यादातर सवाल आपसे पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस हिसाब से मैं आपको इन्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर आपको हम पूरे जैसे 12वीं के स्टैंडर्ड से पढ़ाएंगे, ठीक है। फिलहाल एक कॉम्पिटिटिव स्तर में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का निर्माण या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का लाइफ साइकिल, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। यानी कि 120 दिन तक लाल रुधिर कणिकाएं जीवित अवस्था में रहती है, ठीक है। यदि आरबीसी मर जाए, नष्ट हो जाए, मृत अवस्था में आ जाए, तो उनका निर्माण कितने समय में हो जाता है। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, ठीक है, आरबीसी का जो निर्माण है वो हमारे शरीर में, ठीक है, 3 दिन में यानी कि 72 आवर्स के अंदर हो जाता है, 72 घंटे के अंदर हो जाता है। कितने घंटे में हो जाता है, 72 घंटे के अंदर आरबीसी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यहां तक बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी इससे संबंधित बहुत सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। फिलहाल ये 3 सवालों को मैं छोड़े जा रहा हूं और वापस आपको, ठीक है, आरबीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं को, ठीक है, या रक्ताणुओं को या एरिथ्रोसाइट जो होती है उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। यह रुधिर कणिकाओं की, हमारी 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं, उन 3 रुधिर कणिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण रुधिर कणिका होती है। यह 3 रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, वह रुधिर कणिकाओं की सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, कणिका होती है, सबसे महत्वपूर्ण रुधिर कणिका होती है। मानव में रुधिर कणिका, ठीक है, मानव में जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका 99% क्या पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है। यानी कि मानव में जो रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं 100% पाई जाती है, उनमें से 99% क्या पाई जाती है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। तो मानव में रुधिर कणिका में 99% क्या पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 99% लाल रुधिर कणिकाएं क्या है, पाई जाती है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, या स्ट्रक्चर मैं बोले तो हम बोल सकते हैं शेप ऑफ आरबीसी, ये ज्यादा सही रहेगा। शेप ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार किस तरीके का होता है। देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार इस तरीके का होता है, यानी कि गोलाकार शेप में पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, दैट इज नोन एज स्फेरिकल शेप। तो लाल रुधिर कणिकाएं स्फेरिकल शेप के अंदर पाई जा सकती है, स्फेरिकल शेप में नहीं पाई जाए तो इस तरीके की शेप में भी पाई जाती है। और इस संरचना को हम बोलते हैं डिस्क लाइक संरचना के नाम से, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के नाम से इसे जानते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। लाल रुधिर कणिकाओं का आकार गोलाकार हो सकता है, ठीक है, या कैसे आकार की होती है, कैसी हो सकती है, डिस्क के समान संरचना के रूप में क्या है, पाई जा सकती है। या फिर कैसी होती है, बाई कॉनकेव प्रकार की होती है, जिसको बोलते हैं उभयावतल। कौन सी होती है, उभयावतल। उभयावतल संरचना आपको हम बता रहे हैं इस तरीके की होती है। कौन से प्रकार की, ये है उभयावतल प्रकार की, ठीक है भी। तो ये संरचना कैसी होती है, उभयावतल प्रकार की होती है। ये संरचना कहलाएगी बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, जिसको बोलते हैं उभयावतल। तो आपको पता लग गया है कि लाल रुधिर कणिकाओं का आकार गोलाकार हो सकता है, ठीक है, गोलाकार, ठीक है, या डिस्क लाइक या उभयावतल प्रकार का होता है। कैसे आकार का होता है, उभयावतल प्रकार का होता है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई होगी। इनकी संरचना की अगर बात करें तो इनके अंदर एक तो केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक व माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। यानी कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर नहीं पाए जाते।
स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो इनके अंदर क्या है, नहीं पाई जाती। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर क्या है, नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनके अंदर क्या है, नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर एब्सेंट इन आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी का जो आकार होता है उसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का क्या होता है, अभाव होता है। दोनों ही इनके अंदर क्या है, नहीं पाई जाती। तो लाल रुधिर कणिकाएं और केंद्रक किस में नहीं पाई जाती हैं, स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाई जाती। ये तो हो गया आकार हो गया। अब हम बात कर रहे हैं अगले बिंदु पर, जिसका हम बोलते हैं साइज ऑफ आरबीसी। लाल रुधिर कणिका या रक्ताणुओं का आकार। ठीक है, देखिए साइज पे बात कर रहे हैं हम। बात कर रहे हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो व्यास होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का जो व्यास होता है वो 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो इनका व्यास 7 से 8 मीटर होता है, जबकि इनकी जो मोटाई होती है, इनकी मोटाई, लाल रुधिर कणिकाओं की जो मोटाई होती है वो लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, तो व्यास तो होता है लाल रुधिर कणिकाओं का 7 से 8 माइक्रोमीटर, और लाल रुधिर कणिकाओं की जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 2 माइक्रोमीटर होती है। कितने माइक्रोमीटर होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। इज इट क्लियर? तो ये हमने यहां पर किसके बारे में बात कर ली, इनकी साइज के बारे में बात कर ली। आपको बता दें, एक स्वस्थ और वयस्क जो मनुष्य होता है, या एक वयस्क मनुष्य में आपसे ये पूछा जाए कि लाल रुधिर कणिकाएं कितनी पाई जाती हैं, ठीक है, और वो भी कितने mm में, प्रति घन mm में, तो आपको बता दें एक स्वस्थ और एक वयस्क, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में या एक वयस्क पुरुष बोल सकते हैं, हम पुरुष की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल। एक वयस्क पुरुष में लाल रुधिर कणिकाओं की जो संख्या होती है वो 52 लाख प्रति घन mm होती है। एक वयस्क पुरुष में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 52 लाख प्रति घन mm होती है। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें तो एक वयस्क जो महिला होती है उसमें लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या 47 लाख प्रति घन mm होती है। 47 लाख प्रति घन mm होती है। तो एक वयस्क पुरुष में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, 52 लाख प्रति घन mm होती है, जबकि एक वयस्क महिला के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है, 47 लाख प्रति घन mm होती है। क्लियर बात हो गई? अब बात करते हैं यहां से। देखिए, ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, इनके अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया नहीं जाता, परंतु इन लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इनके अंदर एक हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग का क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन पाई जाती है, या लाल रंजक की प्रोटीन पाई जाती है। तो लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन, ठीक है, एक लाल रंग की या लाल रंजक के रूप में क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ये आपको हम बता दें। तो हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक श्वसन वर्णक होता है, रेस्पिरेटरी क्या होता है, पिगमेंट होता है। देखिए, हम यहाँ पे इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक श्वसन वर्णक होता है। क्या होता है, श्वसन वर्णक होता है।
हीमोग्लोबिन, अभी हम इस पे बात करेंगे पूरी तरीके से। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक श्वसन वर्णक होता है, ये आपको बता दूं। और स्तनधारी होते हैं, उनमें ये कौन से प्रकार की प्रोटीन होती है? क्रोमोप्रोटीन होती है, या हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन एक प्रकार से कौन से प्रकार की प्रोटीन होती है? संयुग्मी प्रोटीन भी होती है। तो हीमोग्लोबिन एक स्तनधारियों में क्रोमोप्रोटीन होती है, और वैसे हीमोग्लोबिन जो होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? एक संयुग्मी प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। और जो ये हीमोग्लोबिन जो होती है वो श्वसन वर्णक के रूप में क्या करती है? कार्य करती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में क्या करती है? ये हीमोग्लोबिन क्या करती है? कार्य करती है। देखिए, अब हीमोग्लोबिन को हम डिटेल से बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है? हिम प्लस ग्लोबिन, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है हीमोग्लोबिन। हिम, पहला हिम समूह हो गया, ग्लोबिन क्या हो गई? प्रोटीन हो गई। तो ये दो शब्दों से मिलकर के क्या बनी है? हीमोग्लोबिन बना है। तो हिम जो समूह होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? हिम समूह के बारे में बात कर रहे हैं। हिम समूह जो होता है उसके अंदर क्या पाई जाती है? एक पोरफायरिन वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हीमोग्लोबिन जो होता है या हिम जो होता है उसके अंदर क्या होती है? एक पोरफायरिन। हिम जो समूह होता है उसमें क्या पाई जाती है? एक पोरफायरिन वलय पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पोरफायरिन वलय पाई जाती है। और इस पोरफायरिन वलय के मध्य में, ठीक है, चार क्या पाए जाते हैं? फेरस के आयन पाए जाते हैं। चार किसके आयन पाए जाते हैं? फेरस के आयन पाए जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर चार फेरस के क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। हम यूं बोल सकते हैं कि एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है, उस एक हीमोग्लोबिन के अणु में एक पोरफायरिन वलय होती है, और उस पोरफायरिन वलय के मध्य में क्या पाए जाते हैं? ये चार फेरस के आयन क्या है? पाए जाते हैं। तो चार फेरस के समूह हीमोग्लोबिन समूह में पाए जाते हैं, और ग्लोबिन जो होता है उसका एक अणु पाया जाता है, ठीक है? ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसके कितने अणु पाए जाते हैं? एक अणु पाए जाते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ग्लोबिन इन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसमें चार पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड पाए जाते हैं? चार पॉलीपेप्टाइडों की श्रृंखला पाई जाती है। चार पॉलीपेप्टाइडों की श्रृंखला पाई जाती है। उन चार पॉलीपेप्टाइडों की श्रृंखला की अगर मैं बात करूं तो अल्फा, बीटा, गामा और चौथी होती है डेल्टा। यानी कि चार अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये चार पॉलीपेप्टाइडों की श्रृंखला किसकी पाई जाती है? ग्लोबिन की पाई जाती है, जिनको हम 141, 146, 146 और 146 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? उन्हें प्रदर्शित भी कर सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर के बना है, हिम प्लस ग्लोबिन, ठीक है? हिम का अर्थ होता है, यानी कि यहाँ पे पोरफायरिन वलय, और पोरफायरिन वलय के मध्य में से क्या है? ये चार फेरस के अणु क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसमें एक ग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड, ग्लोबिन जो होती है उसका एक अणु होता है, अर्थात जिसके चार पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं? घेरे हुए रखने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन। क्लियर बात हो गई? हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है? हम कह सकते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करती है? निर्माण करती है। उत्क्रमणीय रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या करती है? निर्माण करती है। अब आपसे सवाल ये पूछा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो आपको बता दूं, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है
वो 15, ध्यान से सुनना, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति, ठीक है, डेसीलीटर होता है, प्रति डेसीलीटर होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा या एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। कितना होता है? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। मैं आपको ये बता चुका हूं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। आपको बता दूं, किसी भी मनुष्य में हीमोग्लोबिन का अगर मापन करना है तो एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे हीमोग्लोबिनोमीटर कहा जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन का मापन करने के लिए एक उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे हीमोग्लोबिनोमीटर कहा जाता है। कौन सा है? हीमोग्लोबिनोमीटर। यहां पर आपसे 2 सवाल पूछे जाते हैं और भी 3 सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है, कि हीमोग्लोबिन का मापन किस उपकरण से किया जाता है, तो हीमोग्लोबिनोमीटर से किया जाता है। दूसरा सवाल पूछा जाए कि मानव में पारंपरिक रूप से हीमोग्लोबिन का मापन किस उपकरण द्वारा किया जाता है, पारंपरिक शब्द आ गया, तो वहां पे याद रखना है साहली हीमोग्लोबिनोमीटर। ये साहली हीमोग्लोबिनोमीटर जो होता है वो एक पारंपरिक उपकरण है जिसका उपयोग ज्यादातर यहाँ पर आजकल लैब्स में किया जाता है। और रक्त में से हीमोग्लोबिन का मापन करने की क्रिया को हीमोग्लोबिनोमेट्री कहा जाता है। हीमोग्लोबिनोमेट्री कहा जाता है। रक्त में से हीमोग्लोबिन के मापन की क्रिया को ही हीमोग्लोबिनोमेट्री कहा जाता है। इसको हम 42 चैप्टर्स में आपको बताएंगे। हम आपको यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि भैया भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं या मनुष्य होते हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, ये मैं आपको बता सकता हूं। 2 मिनट के लिए आप रुकिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए भी, एक वयस्क पुरुष है, अडल्ट मैन है, ठीक है, अडल्ट मैन, ठीक है। अडल्ट मैन के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? देखिए 15.5 ग्राम, ध्यान से सुनना भैया, 15.5 ग्राम प्रति 100 ml में होनी चाहिए। कितने ml में होनी चाहिए? 15.5 ग्राम प्रति 100 ml। अब आपको बता दूं, उस व्यक्ति के अंदर 2.5 ग्राम मात्रा कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब है 2.5 इसमें जोड़ दीजिए तो 18 भी हो सकती है, या 2.5 को यहाँ पे क्या कीजिए, घटा दीजिए तो इतनी भी उसके अंदर क्या है, पाई जाती है। ये सामान्य हो गई उसके अंदर भाई। अगर हम एक अडल्ट वोमेन के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर पता करना चाहें तो एक वयस्क महिला के अंदर कितनी होती है? 14 ग्राम प्रति 100 ml होती है। वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, कितनी करेंगे? 2.5, ठीक है। यानी कि उस अडल्ट महिला के अंदर 16.5 भी हो सकता है हीमोग्लोबिन की मात्रा, ठीक है, या उसमें क्या हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है, 11.5 ग्राम प्रति 100 ml हो सकता है। ये एक सामान्य महिला के अंदर की बात, ठीक है। अगर 3 माह की बच्चे की बात करें, 3 मंथ चाइल्ड की अगर बात करें, 3 मंथ चाइल्ड, 3 माह का जो बच्चा है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपको बता दूं, उसके अंदर कितनी होनी चाहिए? 11 ग्राम प्रति 100 ml होनी चाहिए। प्लस माइनस वही कितना करना पड़ेगा? 2.5, यानी कि उस बच्चे के अंदर 13.5, कितने? 13.5, यानी कि 11.5 कर लीजिए इसको, 11.5 ग्राम, सॉरी, तो ये हो गया 11 2 13 14 ग्राम। 14 ग्राम हो सकते हैं, या 11 11.5 में से 2.5 ग्राम घटा देंगे तो वो कितना हो गया? 9 ग्राम। ये नॉर्मल वैल्यूज हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है।
अगर 6 साल के बच्चे की अगर बात करें, 6 ईयर्स चाइल्ड की अगर बात करें हम, ठीक है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूं, उसके अंदर कितनी होती है, 12 ग्राम प्रति 100 ml होनी चाहिए। प्लस माइनस यहाँ पे कितनी करना पड़ेगा हमको, 1 करना पड़ेगा, यानी कि उसमें 13 भी हो सकती है और 11 भी हो सकती है। अगर हम 10 से 12 साल के बच्चे की बात करें, 10 से 12 साल के बच्चे की बात करें, तो उसके अंदर कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो उसके अंदर आपको बता दूं 13 ग्राम प्रति 100 ml में प्लस माइनस कितना करना पड़ेगा, 1.5 ग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये वैल्यूज हमने बता दी है अकॉर्डिंग टू 42 चैप्टर्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हमने आपको बता दिया, वैसे हमने आपको बता दिया एक वयस्क मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया हीमोग्लोबिन का मापन किसके द्वारा किया जाता है, हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। पारंपरिक रूप से किसके द्वारा किया जाता है, तो हमने बताया साहेली हीमोग्लोबिनोमीटर के द्वारा। या रक्त में से हीमोग्लोबिन के मापन की क्रिया को क्या कहा जाता है, हीमोग्लोबिनोमेट्री के नाम से उसे क्या है, जाना जाता है। अब अंतिम बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो सुनिए। कई बार कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, दे विल फॉल इल। जब वो बीमार हो जाते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, उनका जो यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है, या उनके अंदर स्प्लीन होते हैं। स्प्लीन का अर्थ होता है तिल्ली, विज्ञान में हम उसको बोलते हैं पिलिया। ठीक है, पिलिया भी कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे, पिलिया के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है या कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, रोगी हो जाए, या फिर दूसरी कंडीशन कौन सी होगी, वह व्यक्ति कैसा हो जाए, वृद्ध हो जाए। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, या कोई बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर पिलिया और यकृत, ठीक है, पिलिया और यकृत क्या करती है, मैं आपको बता दूं, उनके शरीर के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का वो क्या करती है, विघटन करती है। पिलिया और यकृत में आरबीसी का क्या होता है, विघटन होता है। तो व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो उसकी पिलिया और यकृत में क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं अपघटित होती है, विघटित होती है, टूट जाती है। वृद्धावस्था आने पर भी मनुष्य के अंदर पिलिया और यकृत क्या होते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का क्या करती है, अपघटन करती है। क्या करती है, लाल रुधिर कणिकाओं का क्या करती है, अपघटन करती है। ठीक है, किस प्रकार से करती है उसको मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बोला था कि हीमोग्लोबिन शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हिम का अर्थ होता है लोह, यानी कि फेरस के आयन। कितने आयन होते हैं, मैंने बोला 4 अणु होते हैं, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हिम समूह के अंदर 4 लोहे के क्या होते हैं, अणु होते हैं। तो आपको बता दो हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पर 2 समूह हैं, एक फेरस समूह है, दूसरा क्या है, ये प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। तो ये ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है ये तो एमिनो समूह के अंदर क्या हो जाती है, टूट जाती है। एमिनो अम्लों के अंदर क्या हो जाती है, टूट जाती है। ग्लोबुलर प्रोटीन इज डिकम्पोज इनटू एमिनो एसिड्स। ग्लोबिन प्रोटीन इज डिकम्पोज इनटू एमिनो एसिड। तो ये क्या है कि उन वृद्ध व्यक्तियों में या बीमार व्यक्तियों के अंदर पिलिया और यकृत के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं का अपघटन होता है, और लाल रुधिर कणिकाओं का जब अपघटन होता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वो किसमें अपघटित हो जाती है, एमिनो अम्लों में अपघटित हो जाती है। और हिम समूह के अंदर क्या होता है, लोहा समूह होता है, और ये लोहा जो होता है वो उस व्यक्ति के यकृत के अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे संचित हो जाता है। यकृत के अंदर क्या होता है, ये संचित हो जाता है या संग्रहित हो जाता है। संग्रहित हो जाता है, कौन संग्रहित हो जाता है, आयरन या लोह जो होते हैं, लोहे के आयन वो यकृत के अंदर क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं।
और जो शेष भाग यहाँ पर इनका बचता है, जिनमें बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है। ये दो प्रकार के पित्तवर्णक होते हैं। तो ये पित्तवर्णकों में क्या हो जाते हैं, बदल करके, और इनको क्या किया जाता है, मानव के शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो इनको यहां से क्या कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया। इसलिए मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिलिया को लाल रुधिर कणिकाओं का पूचड़ खाना भी कहा जाता है। पिलिया को लाल रुधिर कणिकाओं का, आरबीसी का बूचड़ खाना भी कहा जाता है। आरबीसी का बूचड़ खाना किसे कहा जाता है, बूचड़ खाना, स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी। इंग्लिश में बोले, स्लॉटर हाउस ऑफ आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन। स्प्लीन का मतलब होता है पिलिया। पिलिया को लाल रुधिर कणिकाओं का बूचड़ खाना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है या वृद्ध हो जाता है तो उनकी पिलिया जो होती है उसके द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होता है, अपघटन होता है। और लाल रुधिर कणिकाओं का जो अपघटन होता है वो किसका होता है, हीमोग्लोबिन का होता है। ग्लोबिन जो होते हैं वो एमिनो अम्लों में ब्रेकअप हो जाती है। हीमोग्लोबिन जो होती है वो आयरन होता है, और वो आयरन जो होता है वो लीवर में संचित हो जाता है। जो शेष पदार्थ होते हैं वो पित्तवर्णकों के रूप में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के अंदर क्या हो जाते हैं, मानव के शरीर से बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में परिवर्तित होने के बाद उन्हें मानव के शरीर से क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए पिलिया को आरबीसी का क्या कहा जाता है, बूचड़ खाना कहा जाता है। आज जो हमने आपसे चर्चा किया वो केवल लाल रुधिर कणिकाओं पर आपसे चर्चा की, ठीक है। यदि आपको आरबीसी या एरिथ्रोसाइट या रक्ताणुओं में किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बेफिक्र होकर के आप सवाल पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एट योर होम एंड always see the all videos from time to time so that you can't feel burden. Okay, till then take care. Thank you very much.